वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि सी लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो आपको कम से कम 20 के ऊपर नंबर आपको दिलाए देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर बार के एग्जाम के लिए। बेसिक कॉमन क्वेश्चन है जो आपके बेसिकली हम लोग कीवर्ड्स या डेटा टाइप्स या ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं, उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन आते हैं, लूप वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको आज हम सॉल्व करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए या आपके जो अभी होने वाले हैं उस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को अच्छी लगे, आपको समझ में बिल्कुल आएगी, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जो भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप है, बिल्कुल आप शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी सी लैंग्वेज के लिए। नहीं तो आप फिर हम उसको मैसेज करेंगे, जैसे कि हमारे पास डेली मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर 4 बार 4 बार से 5 बार सी लैंग्वेज का एग्जाम दे चुके, लेकिन सर अभी तक नहीं निकला। उसका रीज़न यही है कि आप जो फेल होते हैं वो ऑब्जेक्टिव वाले में अधिकतर फेल होते हैं, क्योंकि देखिए थ्योरी वाला पेपर होता है वो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख लिख के जरूर आते हैं, और नहीं होता तो प्रोग्राम वगैरह आप कहीं ना कहीं से अगल बगल से कॉपी करके कहीं ना कहीं से आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिक्कत आती है मेन ऑब्जेक्टिव वाले में, और ऑब्जेक्टिव वाले में भी दिक्कत आती है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इन सब क्वेश्चनों में। तो जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स में भी मिलेंगे, मैच द कॉलम में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करीबन 50 के ऊपर जहाँ तक होंगे, मैं अभी आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप टाइम वेस्ट ना करें, प्लीज़ जाकर देख लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे मॉड्यूल के। अगर आपको किसी वीडियो के लिंक्स नहीं मिल पा रहे हैं, अब आप बिल्कुल भी आप देर ना करें, आप मुझको व्हाट्सएप करें 7007659485 पे कि सर मुझको इस मॉड्यूल का वीडियो क्लास चाहिए या लिंक चाहिए या गेस्ट पेपर चाहिए, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी सारी वीडियोस यहाँ प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। जो पेड क्लासेस होंगी वो आप अभी ना परचेज करें, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ पे चले जाएं, सारे प्ले लिस्ट अवेलेबल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, हर बार इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पास होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं फटाफट। हाँ, सबसे पहले एक डाउट जो आपके मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कि हमारा पेपर जो आता है उसमें एक बच्चों की डाउट आई है कि ये जो पार्ट होते हैं यहाँ पे सेकंड सॉरी सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा, उसमें से कौन कौन से पेपर क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं इसको बता देता हूँ फटाफट, फिर मैं आपको मॉक टेस्ट पे ले चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिया होता है, 5 पार्ट दिए होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हर पार्ट में करीबन 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी 4 क्वेश्चन, किसी के आंसर आपको देने हैं। तो ये डाउट काफी लोगों की है, मेरे पास मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, मान लीजिए अगर 5वें पार्ट का आप क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको 5वें पार्ट के सारे क्वेश्चन करने होंगे। उसमें जो भी मान लीजिए उसमें से आपको एक नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने चारों पार्ट अटेम्प्ट कर लिए और जो बचा हुआ वाला अटेम्प्ट है जिसको आप लेफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आप उसमें से एक क्वेश्चन लिख दें। ऐसा ना करें, ऐसा तब करें जब आपको आंसर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि एग्जामिनर इतने बेवकूफ़ तो होंगे नहीं कि आपका वो देखे ना वो आपके नंबर काट देंगे। ठीक है, तो ऐसा ना करें। जो भी ऑप्शन उठाएंगे, जैसे 8th नंबर उठाया आपने, तो 8th में आपके कितने हैं, ए बी सी, तो ए बी सी तीनों आप करके आए वहां पे। अगर इनमें से नहीं आ रहा, 2 आ रहे तो 2 करें, छोड़ दें तीसरा वाला। लेकिन मैं तो कहूंगा आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, प्लीज सारे क्वेश्चन करके आए, कुछ ना कुछ थ्योरी एग्जाम्पल आउटपुट वगैरह लिख के आए उसमें। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप पास हो जाएंगे। तो ये है आपका पैटर्न। ठीक है, 4 आपको कोई करना है, या तो आप 9th वाला कर सकते हैं, या 7th वाले चारों कर सकते हैं, या 8th वाला, या फिर 5 या 6 वाला। ठीक है, कोई में से जो भी उठाएंगे आपको सारे करने हैं। और पेपर का पैटर्न आप देख सकते हैं, जो कि इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब में मिक्सअप क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पैटर्न 7-7 नंबर 8-8 नंबर के क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं, वो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि इसमें आपको थ्योरी भी हो जा रही है, आपका प्रोग्राम भी हो जा रहा है, सिंटेक्स भी हो जा रहा है, और उसमें प्रोग्राम भी आपको देखिए ऐड कर दिया गया। व्हाट डू यू मीन बाय एरे, सबसे पहले आप एरे बताएं, एरे का एग्जांपल, सिंटेक्स बताएंगे, और 1D एरे क्या होता है 1D एरे बताएंगे। ठीक है, अरेंज सी क्या होता है वो भी आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद राइट ए प्रोग्राम 3x3 मैट्रिक्स का यूजिंग एरे। तो देखिए 4 क्वेश्चन आपको इसी में मिल गए एक ही चीज में, इसीलिए कितने नंबर का दिया गया 8 नंबर का। तो 8 नंबर में पहले आप अगर आप एरे की थ्योरी लिख देंगे तो आपको वहां से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 1D एरे के बारे में लिख देंगे, फिर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ एन एरे और एरे इन सी, अगर आप ये लिख देंगे तो इसमें आपको 2 नंबर, सबके 2-2 नंबर डिवाइडेड हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो। और राइट ए प्रोग्राम परफॉर्म 3x3 मैट्रिक, इसमें भी 2 नंबर आपके ऐड हैं। तो इस प्रकार से देखिए पैटर्न आपका अब बनाया जाता है। ठीक है,
तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना हो। सारे टॉपिक आप अगर एक एरे पूरा पढ़ लेंगे तो एरे के पूरे एक ही क्वेश्चन में आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस प्रकार के पैटर्न अब बनाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग इन सी। अब डिसीजन मेकिंग आपका क्या होता है, उसका एग्जांपल सिंटेक्स हो गया विच आर द स्टेटमेंट इन सी दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसका एक एग्जांपल बताना है, स्टेटमेंट बताना है कैसे डिसीजन मेकिंग को बनाते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग में क्या अंतर है। अभी यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग लिखनी पड़ेगी, जरा ब्रांचिंग बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट डाल के बता देंगे। इसमें भी आपके 2 नंबर हो गए, 2 नंबर इसमें हो गए। एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्से स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल एंड सुटेबल। तो 2 नंबर का नेस्टेड इफ हो गया, 2 नंबर का एल्से इफ हो गया। तो ये कितने हो गए, 4 नंबर के। 4 नंबर के ये हो गए, 4 नंबर के ये हो गए। हो गए आपके 8 नंबर। तो इस प्रकार के पैटर्न जो है आपको अब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आपको देना जरूरी है। आप इसी प्रकार से एग्जाम तैयार करके जाएं और प्रीवियस ईयर्स को जरूर पढ़ के जाएं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से ही आपको 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और कहीं से आप ना पढ़ के जाएं। तो प्रीवियस ईयर्स के ओल्ड क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है 2020 से लेके 2016 से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ओल्ड सिलेबस है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। उससे पहले के ना पढ़ें, 2016 के बाद 17, 18, 19, 20 के आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं फटाफट जो हमारे पास अवेलेबल है पीडीएफ नोट। तो इसमें हमने हिंदी क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आए। मैं फटाफट बोलता जाऊंगा, आप देखते जाइए, और आपको आप आंसर पता है तो नीचे कमेंट में बता दें। ठीक है, मैं और जूम करता हूँ जिससे कि आप और ज़्यादा भी क्लियर दिखाई दे। तो आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा आप क्लियर। मैं इसको कर देता हूँ 210 पे। तो अब अपने आप फटाफट आंसर आप देना स्टार्ट करिए। पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं, ये हमारे से प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हमने आपके लिए तैयार किए स्पेशल। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर डेटा टाइप है। अब स्केलर डेटा टाइप आप कैसे पता करेंगे। यहाँ पे दिया गया फ्लोट, यूनियन, एरे और ज्वाइंटर दिया गया। वैसे ज्वाइंटर नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंटर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी स्केलर डेटा टाइप्स के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा टाइप पे जाना पड़ेगा। तो आपको जो पीडीएफ दी गई थी गेस्ट पेपर की, या फिर आपको दिया गया होगा पीडीएफ नोट दिया गया, उसमें सारे डेटा टाइप्स होंगे। तो आपको बताना स्केलर डेटा टाइप किसमें स्केलर, यानी कि कोई माप हमको लेनी है। ठीक है, स्केल करना है। ठीक है, तो वैल्यू किसमें आप लेंगे, फ्लॉट कोई वैल्यू को उसमें हम कोई डिजिट हम दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्लॉट वैल्यू यहाँ पे इसका ऑप्शन बनेगा, यानी कि ए। स्केल यानी कि कोई नापना है हमको, तो वो वैल्यू हो सकती है, डिजिट हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी वैल्यू, फ्लॉट वैल्यू को। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं हिंदी में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। समझ में आ गया आपको इसका आंसर क्या होगा। स्केलर डेटा टाइप पूछा है तो कौन सी वैल्यू होगी, फ्लॉट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, निम्नलिखित में से कौन सा टोकन है। अब यहाँ पे टोकन बताना है। अब टोकन आपके क्या होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कीवर्ड, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो ये तीन, और देखिए ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन अगर दिया हो किसी भी क्वेश्चन में तो उसको आप गौर से देख लिया करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ऊपर के जो तीनों क्वेश्चन है, कीवर्ड आपके जो सी लैंग्वेज में आपके कीवर्ड्स यूज करते हैं, और वेरिएबल यूज करते हैं, और कांस्टेंट, ये सभी आपके क्या है, टोकन्स कहलाते हैं। क्या होगा, टोकन एक टॉपिक है जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, कीवर्ड्स को पढ़ते हैं, वेरिएबल्स को पढ़ते हैं और कांस्टेंट को पढ़ते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन बनेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, टोकन हमारा इन सभी के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीजर जो होता है उसकी स्टोरेज रेंज कितनी होती है। ये सारी चीज़ें थ्योरी में है और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखिए आंसर इसमें बनेगा आपका, बताएं आपको पहले मैंने थ्योरी जो पढ़ाई होगी, थ्योरी वाली क्लासेस अगर आपने देखी होगी चैनल पे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन बनेगा इंटीजर की जो रेंज, सबकी रेंज अलग अलग होती है, इंटीजर की अलग होती है, फ्लॉट की अलग होती है। ठीक है, तो इंटीजर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यहाँ बताएं आप कमेंट करके अगर आपको मालूम है तो फिर मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट बताएं यहाँ पे क्या ऑप्शन बनना चाहिए। इंटीजर की जो स्टोरेज रेंज होती है वो आपको बतानी है, तो कितनी होगी यहाँ पे ऑप्शन बताएं ए बी सी डी में। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो बनेगा, मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ फिर आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल है, तो ये आपको पीडीएफ में दिया गया होगा। अब यहाँ पे सभी के, अब कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। इसमें इंटीजर का पूछा गया, हो सकता है आपको करेक्टर का मिल जाए, अनसाइन करेक्टर का मिल जाए, तो आपको सभी का पता होना चाहिए। तो करेक्टर का कितना होता है यहाँ पे -100। अब ये स्टोरेज वैल्यू ना देखें, वैल्यू रेंज हमको बतानी है। या स्टोरेज वैल्यू पूछेगा तो आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, या वैल्यू रेंज पूछेगा तो इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो करेक्टर की होती है 1/, स्टोरेज साइज होता है उसकी वैल्यू होती है -128 से
दो 127 तक, और 0 से लेके 255 के बीच में, ठीक है। अनसाइन करेक्टर होते हैं उसमें 0 से 255, साइन करेक्टर होते हैं -128 से +127 तक, ठीक है। अब इंटीजर का बोला है तो उसमें स्टोरेज साइज कितना होगा, 2 और 4 बाइट का होगा, और रेंज कितनी होगी, -32,768 से +32,767। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक वेरिएबल का अधिकतम साइज कितना होता है। तो वेरिएबल का साइज पूछा है यहाँ पे 8, 16, 32 और 64 यहाँ पे आपको दिया गया है। तो वेरिएबल का जो मिनिमम अधिकतम साइज है यहाँ पे वो कितना होना चाहिए, बताएं आप कमेंट करके। स्टूडेंट ऑप्शन क्या बनेगा, एक वेरिएबल का अधिकतम साइज कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। कोई वेरिएबल होगा उसमें 8 साइज हम करेक्टर दे सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा ए। फ्लोट वेरिएबल का स्टोरेज साइज कितना होता है। फ्लोट जो हम लोग कोई वैल्यू लिखते हैं उसमें कितनी वैल्यू अधिकतर हम लोग लिख सकते हैं, तो बताएं ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट, कमेंट करके बताएं। कि स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम चलते हैं थ्योरी में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट। फ्लोट में स्टोरेज साइज कितना होता है, 4 बाइट, डबल में कितना होता है 8 बाइट, और लॉन्ग डबल में कितना होता है 10 बाइट। तो तीनों का स्टोरेज साइज आपको मिल गया यहाँ से। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोट का पूछा है, इसमें ऑप्शन बनेगा 4 बाइट, ठीक है। ऑप्शन लगा दें नंबर 3 पे। उसके बाद देखिए पूछा गया डबल का, पूछ लिया गया। तो डबल का स्टोरेज वेरिएबल क्या होता है, अभी आपको थ्योरी में दिखाया, डबल का होता है 8 बाइट। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, 6 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे नीचे आते हैं 8 बाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी का पूछा जा सकता है, किसी का भी। तो इसमें मैंने आपको सारे दिखा दिए, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 7 नंबर पूछा गया, एक्सपोनेंट एवं मेंटिसा निम्न में से किसका भाग है। ये एक्सपोनेंट और मेंटिसा हमारा एक वर्ड है जो कि हम लोग यूज करते हैं फ्लोट, इंटीजर या करेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसमें इसका हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। तो एक्सपोनेंट और जो मेंटिसा होता है इसका हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हम फ्लोट में यूज करते हैं, ठीक है। एक वर्ड है जिसका हम लोग यूज करते हैं, जब आपको क्लास लगाएगी उसमें जरूर समझाया गया होगा ये। मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। 8 नंबर है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार कितना होता है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसका बेसिकली यहाँ पे दिया गया 1 बाइट, 8 बाइट और 16 बाइट, इसमें से आपको बताना है स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार कितना हो। इसमें दिया गया है आपका एक स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार जो है 1 बाइट दिया है, 8 बाइट दिया है, 16 बाइट दिया है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बेसिकली जो है आपके यहाँ पे गलत कहलाएंगे। इनमें से ऑप्शन बनेगा कोई भी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल का कोई भी यहाँ पे स्टोरेज साइज अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न में से किसका प्रयोग करते हुए सिंबॉलिक कांस्टेंट को परिभाषित किया जाता है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट अगर हमको बनाना है तो इनमें से हम किसका प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमको यहाँ पे बोला गया सिंबॉलिक तो बोला गया है और बोला गया कांस्टेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंबल तो हम लोग यूज करते नहीं या डिफाइन का भी यूज नहीं करते, तो हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं, इसका नाम है कॉन्स्ट। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने के लिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा। सिंपल सा है, कभी कभार इसी में आंसर होता है आपके, तो इसको भी देख के आप इसमें से आंसर मैच कर लिया करें, ठीक है। लॉजिक जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर है, नल करेक्टर किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब नल करेक्टर बेसिकली क्या होते हैं आपके, जब वैल्यू आपकी ओवरफ्लो होती है उसके बाद हमारी जो लास्ट की वैल्यू होती है वो करेक्टर नल हो जाती है। तो नल कैरेक्टर किसके द्वारा प्रदर्शित यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश में एन लिखा हुआ है, बैकवर्ड स्लैश में 0 लिखा गया, ओपी और ई। तो बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए, ये आपको बताया गया थ्योरी वाली क्लास में। तो देखिए थोड़ा सा मैं थ्योरी आपको समझा देता हूँ। वेरिएबल जो है देखिए, जब इसकी वैल्यू, जैसे कि यहाँ कोई वैल्यू दी गई है एच ई हमने करके लिखी है, तो लास्ट में देखिए जब वैल्यू जो होगी ओवरफ्लो होगी तो वहाँ पे टर्मिनेट होने के बाद हेलो के बाद फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश 0 से उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बैकवर्ड स्लैश 0, यानी कि ऑप्शन बनेगा बी। सिंपल सा है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, डेटा इनपुट के लिए कन्वर्जन करेक्टर का मतलब क्या होता है। हमको कोई डेटा को इनपुट करना है और उसमें डेटा को हमको कन्वर्जन भी करना है, तो उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे बताइए। 11 नंबर, डेटा आइटम का लंबा पूर्णांक या डेटा आइटम का एक अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, भी मैंने आपको दिखाया था, अनसाइंड और शॉर्ट इंटीजर सबको दिखाया था, वैल्यू कितनी कितनी क्या होती है। और डेटा आइटम एक शॉर्ट इंटीजर, तो डेटा इनपुट के लिए जो हम कोई कन्वर्जन करेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेटा आइटम एक शॉर्ट इंटीजर है, ठीक है। कोई भी डेटा आइटम होगा वो क्या है आपका, एक शॉर्ट इंटीजर है जिसमें कि हम कन्वर्जन करेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, डी। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए। आपको समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट करके अपने आंसर बताएं। फिर हम चलते हैं आगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे, मॉक टेस्ट पे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 पे फिर से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझते हैं इसको क्या कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से करेक्टर ओरिएंटेड कौंसल इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन सा है। बेसिकली जो क्वेश्चन है फंक्शन चैप्टर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो करेक्टर ऑब्जेक्टेड कंसोल है जो इनपुट आउटपुट फंक्शन आपको देता है। तो आपको पता है जब हम फंक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को क्या मिलता है, गेट करेक्टर, पुट करेक्टर, इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको बताना है वही बताना है कि इनपुट आउटपुट लिए कौन सा करेक्टर हम लोग यूज करते हैं। तो पहला तो हमारा हो जाता है गेट करेक्टर, और एंड के साथ दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे पुट करेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गेट करेक्टर एंड पुट करेक्टर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। गेट्स और पुट्स ये अलग चीज है, ठीक है। स्कैन एफ और प्रिंट एफ ये अलग चीज है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी स्पेस के साथ गया, उसके एफ गेट, ये सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन बनेगा गेट करेक्टर एंड पुट करेक्टर, इनपुट आउटपुट के साथ हम लोग यूज करते हैं। नंबर 3 सी में यूनियन आपका क्या है। तो यूनियन आपका क्या काम करता है, बेसिकली मेमोरी को एलोकेशन करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा, मेमोरी लोकेशन जो आपका है वो सी यूनियन आपका होता है। आगे चलते हैं। जब मेन फंक्शन बुलाया जाता है तो इसको छोटा कर लेते हैं। जब मेन फंक्शन बुलाया जाता है तो यह तर्क के साथ कहा जाता है कि उसमें आपका आर्ग सी होगा या आर्ग वी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे, दोनों, यानी कि ए और बी। यानी कि जब कोई मेन फंक्शन बुलाया जाता है यहाँ पे वहाँ आर्ग सी भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। तो ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से सिंगल करेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन जो प्रयोग में किया जाता है। इनपुट आउटपुट लेना है, सिंगल इनपुट आउटपुट लेना है आपको करेक्टर्स का। तो 5वें नंबर बताएं क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन बनता है हमारे पास, गेट करेक्टर एंड पुट करेक्टर सिंगल्स के लिए, ठीक है। फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न में से किसका उपयोग स्कैन एफ में वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता है। तो कौन सा नहीं किया जाता है स्कैन एफ में वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो देखिए %d भी यूज करते हैं, %s और f भी यूज करते हैं, w को यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। ये ऑप्शन हट जाएंगे यहाँ पे। अगर करते हैं बोलता तो फिर आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन पे लगा देते, ठीक हो जाता। तो ऑप्शन बनेगा w इसमें, %w। 7 स्कैन ऐप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो स्कैन ऐप, और आपको पता होना चाहिए प्रिंट ऐप स्कैन ऐप यूज करते हैं, उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो स्कैन ऐप को बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कोई वैल्यू को इनपुट कराने के लिए और प्रिंट ऐप को प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा इनपुट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन बनेगा इनपुट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन बनेगा। हो गया आपके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। ये थे आपके कौन से चैप्टर के, फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब हमको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो मिलेंगे लूप के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। अब यहाँ पूछा गया है सी कितने बेसिक लूपिंग स्ट्रक्चर को सहायता प्रदान करता है। बेसिकली लूप में यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर हमारे पास होंगे, तो बताएं। यहाँ पे 2 है, 3, 4 और 6। तो बेसिकली वाइल, डू वाइल, इस प्रकार से हमारे जो करेक्टर्स होते हैं। तो कितने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे, तो बताएं यहाँ पे कमेंट करके। देखिए वैसे तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेन जो हमारे पास है लूप है वो 3 प्रकार से यहाँ पे हमको मिलते हैं।